एक एमसीक्यू से जो एमसीक्यूज निकल रहे हैं उनको भी समझे, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यू जो है हमारे पास है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। देखिए आपके पास हाइट गिवन है h, ठीक है। फाइंड द टाइम, टाइम आपने फाइंड करना है, ठीक है, बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड। अब बॉल देखें ड्रॉप हुई है, जब जब भी केस आए ना आपके पास ड्रॉप का, इसका मतलब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है आपके पास। अब जाहिर है बॉल ग्राउंड में आ रही है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन की, ग्रेविटी की वैल्यू की वजह से जो है वो बॉल नीचे आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जी भी आ जाएगा, और आपको पता है जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, जो कि आपको लाजमी नहीं है कि गिवन हो, आपको याद होनी चाहिए, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। आपने इंटर में इसको देखा है, ठीक है। आपको टाइम फाइंड करना है, वी आई जीरो है, एच आपके पास 80 मीटर है, ठीक है, और आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू है। अब यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिस्कस की थी। अब आपने ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ पर फिट बैठ रही है, उसका आपने यहाँ पर यूज करना है। इसका सोल्यूशन जो है मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन देखें इसका, यहाँ पर हाइट आपके पास 80 मीटर थी, ठीक है। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है फॉर ड्रॉप केस के लिए, आप याद रख लें, ठीक है। टाइम आपने फाइंड करना है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए एस आपके पास डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, और ए जो है आपके पास एक्सेलरेशन है, टी आपके पास टाइम है। अब फ्री फॉलिंग मोशन के लिए क्या होता है, आपका एस जो है वो हाइट बन जाता है, डिस्टेंस हाइट बन जाता है, चीज एक ही है। यहाँ पर फ्री फॉलिंग मोशन हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है आपकी ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है। आपने इक्वेशन को इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू किसकी पुट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब वी आई जीरो है, जब जीरो टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स इसको भी जीरो कर देगा, तो यहाँ पर जीरो आ गया हमारे पास। और जी की वैल्यू जो थी मैंने 10 पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास h इज इक्वल टू 5t² आ गया। अब देखिए जब भी आपके पास ना ड्रॉप के साइड न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपने यहां से स्टार्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना है। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक पता चल गई कि आपने बस जस्ट एच की वैल्यू पुट करनी है हाइट की, तो आपके पास टाइम निकल आएगा, आपको इतनी वर्किंग करने की नीड नहीं होगी, आपका टाइम सेव होगा, सही है। आपको सवाल में 80 गिवन था हाइट, आपने 80 पुट किया, और 80 का आपने डिवाइड करवा दिया 5 से, तो आपके पास टी स्क्वायर आ गया 16। हमें तो टी फाइंड करना है, तो मैंने टी को जब स्क्वायर से खत्म किया तो अंडर रूट 16 आ गया, और 16 का क्या होता है 4, तो 4 सेकंड जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम जो निकल के आया वो 4 सेकंड आया है। हम नेक्स्ट बैक स्लाइड में आके देख सकते हैं कि आपका जो 4 सेकंड बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। सेकंड एमसीक्यू से पूछा गया है, जेम्स चैडविक डिस्कवर इन 1932, ठीक है। उसने क्या डिस्कवर किया था, देखिए इसने जो डिस्कवर किया था वो न्यूट्रॉन किया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा दिया, प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ा दिया। देखिए जब वो आपसे न्यूट्रॉन का पूछ सकता है तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ सकता है, वो आपसे प्रोटॉन का भी पूछ सकता है। पॉजिट्रॉन जो है हमने अपने सेकेंड ईयर कोर्स में कहीं भी डिस्कस नहीं किया, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर बात नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जे थॉमसन जो था ना, उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की जब स्टडी कर रहा था वो, तो उसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। अब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड का नाम आता है, कि रदरफोर्ड ने उसको नाम दिया था प्रोटॉन का, ठीक है। तो इस वजह से जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, तो आप रदरफोर्ड का नाम लेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, वो चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो यहाँ पर वजह भी बताई गई कि कब उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो उसने नाम इसको क्यों दिया, ये ठीक है यहाँ पर बताया गया। तो आपको पता चल गया कि आपका आंसर जो है न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके 2 से 3 एमसीक्यूज यहाँ से निकल आए। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, 3 एमसीक्यूज। इसके अंदर आपके पास क्या है, साउंड वेव्स आर ऑलवेज डैश, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने सिंपल सा बता दिया कि ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर कौन कौन सी आती है, लाइट वेव्स आती है, रेडियो वेव्स आती हैं, वाटर की वेव्स आती हैं, हीट वेव्स आती हैं आपके पास, सही है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आपके पास साउंड वेव्स आती हैं और स्ट्रिंग वेव्स आती हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आपको यही नहीं पता कि ट्रांसवर्स वेव्स होती क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इसी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, सही है। तो पहले आपको आंसर तो पता चल गया आपका कि ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है, क्योंकि साउंड वेव्स की एग्जांपल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आती है, तो इस वजह से आपका आंसर जो है लॉन्गिट्यूडनल हो गया। लेकिन अब आपको फर्क पता होना चाहिए, आपसे एमसीक्यूज के अंदर ये भी पूछ सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, ट्रांसवर्स की डेफिनेशन आ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले जो है मैंने ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन को डिस्कस किया यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेशन से क्या है, इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल है, जो आपकी यहाँ पर वेव बनी है, ये आपकी वेव बनी है, ठीक है।
अब वाइब्रेशन जो है इसकी ऊपर नीचे हो रही है, या अपवर्ड और डाउनवर्ड जो निशान दिखाया गया है ये इसकी वाइब्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो वेव जो मूव कर रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरवर्ड का एरो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आपकी मोशन जो है वाइब्रेशन मोशन वो अपवर्ड है, और आपकी जो वेव की जो प्रोपोगेशन है मतलब वो ट्रेवल जिस डायरेक्शन में कर रही है वो आगे आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अब आप इनके दरमियान में अगर एंगल देखें तो ये क्या बनना है, परपेंडिकुलर बनना है, 90 डिग्री बनना है। तो ये तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तभी तो आपकी यहाँ पर परपेंडिकुलर आया है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि हमारी जो वाइब्रेशन जो हो रही है वो अपवर्ड हो रही है, और जो हमारा जो ट्रेवल कर रही है वो हमारे पास ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। परपेंडिकुलर इसके दरमियान एंगल बनना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जब आपके पास एंगल बन रहा हो 90 डिग्री का आपकी वाइब्रेशन और आपकी प्रोपोगेशन ऑफ वेव के दरमियान में, तो आप इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, सही है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिखाई है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कि वेव किस तरह प्रोडक्शन होती है वेव की। यहाँ पर आप देखेंगे ये रोप है, ए और बी जो है इसके दरमियान में जो रोप है, ठीक है, हमने इसको पुल किया यहाँ से पोजीशन ए से, ठीक है। तो यहाँ पर अपर डायरेक्शन में एक पल्स जनरेट हुआ है, ठीक है। अब ये पल्स जो है ना ये ट्रांसफर हो रहा है, आगे आगे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल है, रिपीटेड नहीं हो रहा, नॉन रिपीटेड है, ठीक है। ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी हमारी रोप के अंदर, ठीक है, ये सिर्फ एक यहाँ पर सिंगल हुई, फिर यही आगे ट्रांसफर हो गई, फिर यही आगे ट्रांसफर हो गई, तो उसको हम पल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी जो है जो यहाँ से एक एंड फ्री है, यहाँ पर देखें यहाँ दोनों तरफ से ना इसका एंड फिक्स था, लेकिन यहाँ से हमारा एक एंड फ्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कंटिन्यूस अप एंड डाउन हो रहा है, कंटिन्यूस आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूस जो है आपके पास हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस वेव जो है हमारी ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पर दो चीज समझने की है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है, ठीक है। सी का मतलब होता है हमारा क्रस्ट, ठीक है, ये क्रस्ट होता है, और ये आपके पास क्या होता है, ट्रफ होता है, ये सही है। क्रस्ट क्या होता है आपके पास, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, एलिवेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो होती है हमारे पास डिप्रेशन होती है, मतलब लोएस्ट पॉइंट जो होता है ना आपका डाउनवर्ड, उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आपके पास निकल जाती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें अब वेवलेंथ क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है आपके पास दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान में। अब एक क्रस्ट ये रहा और एक क्रस्ट ये रहा, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना वो आपके पास होगा वेवलेंथ। इसी तरह अगर आप तरफ में देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दरमियान आपके डिस्टेंस होगा ना, ये भी आपके पास वेवलेंथ होगा। या आप क्रस्ट ले लें या आप ट्रफ ले लें, बात एक ही है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हम क्या कहेंगे, हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है, जो वाइब्रेशन होती है ना वो सेम होती है उसी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी वेव मूव कर रही है, ठीक है। आपकी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपकी वाइब्रेशन जो है, देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो रहा है, फिर वो के अंदर रेयर फ्रिक्शन आ रही है, ठीक है। तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रही है, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव के अंदर कि हमारे पास क्रस्ट बनना था और ट्रफ बनना था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन होती है और रेयर फ्रैक्शन होती है। कंप्रेशन किस तरह होती है, कंप्रेस होता है, ठीक है, और रेयर फ्रैक्शन आपको पता है इस तरह होती है, ठीक है। अब आपको ये ये आपको एग्जांपल से मैंने समझा दिया, ठीक है। अब वो मीडियम जहां पर हमारे पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, कंप्रेशन के अंदर हमारे पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के, और हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर होता है। जबकि रेयर फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है। इसी तरह अगर हम वेवलेंथ की बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, तो वो कैसे होगी, दो सक्सेसिव जो हमारे पास कंप्रेशन होगी उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, अगर आप ये देखिए यहाँ से लेके ये आपके पास कंप्रेशन है पूरी, यहाँ भी कंप्रेशन है, इनके दरमियान का डिस्टेंस आपके पास वो आपके पास वेवलेंथ कहलाएगी। इसलिए रेयर फ्रैक्शन में देखेंगे तो रेयर फ्रैक्शन के अंदर आपके पास क्या होगा, वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो रेयर फ्रैक्शन और वेवलेंथ किस तरह निकालते हैं आपको पता चल गया कि क्रस्ट के अंदर हम लोग देखते हैं दो दो सक्सेसिव क्रस्ट के अंदर दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ होगी। इसी तरह अगर हम देखें रेयर फ्रैक्शन के अंदर या कंप्रेशन के अंदर तो आपको पता चल गया कि वेवलेंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास क्या है कि द डिवाइस विच चेंज, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब कौन सी ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करिए डायरेक्ट करंट के अंदर, ऑप्शंस के ना। अब एमसीक्यू आ सकता है जहां उसने एसी से पूछा कि डीसी में जा रहा है, वहां ये भी पूछ सकता है कि डीसी से जब एसी के अंदर कन्वर्जन हो तो फिर क्या कहेंगे उसको हम, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर की डेफिनेशन होती है कि जब अल्टरनेटिंग करंट जो है आपका कन्वर्ट होता है डीसी करंट के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पता चल जाए कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। लेकिन अगर आपको यही पता चाहिए कि ऑस्किलेटर क्या होता है,
ऑस्किलेटर में रिवर्स होता है रेक्टिफायर का पूरा, ठीक है। इसमें डीसी कन्वर्ट होता है हमारे पास एसी के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एम्पलीफायर के बारे में पढ़ लेते हैं। एम्पलीफायर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज होती है आपकी पावर लेवल को इंक्रीज करने के लिए इनपुट सिग्नल के। इनपुट सिग्नल में आपके पास क्या हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, आपका करंट हो सकता है। तो आपके पास इनपुट सिग्नल हो गया, तो इसकी जब पावर को इंक्रीज करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो एम्पलीफायर यूज की जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये एमसीक्यू सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस है, ठीक है। ये हमने एक वायर का पीस ले लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा वायर का पीस ले लिया मैंने, और वो बोल रहा है इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब मैंने यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको पता है आपके पास जो सर्किल होता है, सर्किल में आप अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये 1/4 के बराबर आता है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने जो एक वायर थी हमने उसको कह दिया उसका रेजिस्टेंस जो है आर है। अब उसको जब हमने डिवाइड किया 4 पीसेस के अंदर, तो हमारे पास इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इसने यहाँ पर मेंशन किया इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। तो 1/4 जो है हर पार्ट का, उसका जो है हमारे पास R/4 आ गया, सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, जो आपने पीसेस के अंदर जो डिवाइड किया है वो उनको बंडल कर दो, बंडल टुगेदर साइड बाय साइड टू फॉर्म अ थिकर वायर। हमने देखिए यहाँ पर साइड बाय साइड ने इनको कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक थिकर वायर बन चुकी है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वायर, सही है। तो अब यहाँ पर देखें, इन जो 4 आपके पास वायर हैं जो हमने पीसेस के अंदर की थी, ये चारों के चारों आपस में पैरेलल है, सही है, पैरेलल है। और हाँ, अब फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ बंडल को फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता है कि पैरेलल के लिए आपके पास ये केस यूज होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 R2 R3 जितने भी आपके पास गिवन होंगे आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। जब सीरीज के लिए आपके पास अलग कंडीशन होती है, सीरीज के अंदर आपके पास होता है आर ई इज इक्वल टू R1, सही है, प्लस R2 अप टू सो ऑन, जितने आपके पास रेजिस्टेंस गिवन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैंने स्लाइड के अंदर इसका सोल्यूशन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की है। R1 आपके पास R/4 आ गया, R2 भी R/4 आ गया, R3 भी R/4 आ गया, और R4 भी क्या है R/4 आ गया, सही है। अब आपने 4 को ऊपर शिफ्ट किया तो चारों का सम लिया, 4+4 सही है। यहाँ पर इजीली आप एलसीएम ले लेंगे आगे, तो 16/R आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो 1/R इक्विवेलेंट है, हमने तो R फाइंड करना है ना, तो हमने इसको ऊपर शिफ्ट करवा देंगे R इक्विवेलेंट को, तो जो है हमारे पास ये R ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या है, 1/16 R के बराबर आया। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है 1/16 आंसर आया है, जो कि मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ कि आपका आंसर क्या था, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ आप देखें 1/16 जो है डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एफ गिवन है आपको, ठीक है, एफ गिवन है, यूज टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का लफ्ज जहां भी आप देखेंगे ना, आपने नेगेटिव इमेज लेनी है उसकी, ठीक है, नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया। विच इज ट्वाइस एज द लार्ज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज को बोल रहा है कि वो ट्वाइस है ऑब्जेक्ट के, मतलब इमेज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, और वो ट्वाइस है इसके ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है फ्रॉम द लेंस, हमने पी को फाइंड भी करना है, ठीक है, पी को फाइंड भी करना है। अगर आप क्यू को देखें, क्यू को आप पी यहाँ नीचे लें, क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्यू अपॉन पी आपको क्या है, 2 गिवन है, सही है। तो यहाँ से आपने सॉल्व आइडिया ले लिया। इसका जो सोल्यूशन है मैंने वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर शेयर किया है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट इमेज का मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव साइन होगा। अब फोकल लेंथ जो आपको गिवन थी ना, वो कन्वेक्स लेंस की गिवन थी। अगर यहाँ पर वो आपको देता है कॉन्केव लेंस है, तो आप नेगेटिव कंसीडर करते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू को। हाँ, हमने पॉजिटिव तभी लिया कि कन्वेक्स लेंस की बात की गई है, और कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसी तरह कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, और ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। आपके पास फोकल लेंथ गिवन है 20, आपने पुट कर दी। p की वैल्यू आपको नहीं गिवन, आपने p इसी तरह लिख दिया। अब q जो है आपको गिवन था ना कंडीशन, 2p के बराबर होता है, आपने 2p लिखा, लेकिन माइनस साइन यहाँ पर क्यों आया, मैंने आपको बताया था कि इरेक्ट इमेज बननी है तो आप नेगेटिव साइन लिखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया आपने। अब आपने क्या किया, एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम लेने से क्या हुआ, 2 - 1 ऊपर आ गया और अपॉन में 2p आ गया। अब 2p हमने यहाँ पर राइट साइड पे शिफ्ट कर दी, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, सही है। 2p यहाँ पर आ गया, 20 वहां पर चला गया, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया।
P फाइंड करना है, 2 को डिवाइड करवा दिया 20 से, 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर है। देख सकते हैं आप पिछली स्लाइड के अंदर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल मिलता जुलता है इससे, बस थोड़ी सी चेंजिंग है इसके अंदर। क्या किया गया इसने, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, आपको एफ तो गिवन है, लेकिन इसने बताया नहीं है कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है कॉन्केव है। जब नहीं बताया गया तो आपने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, अब इमेज भी इसने नहीं बताई कि इरेक्ट बननी है रियल बननी है, नहीं बताया ना इसने, तो आपने इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, ठीक है। आपके पास 2 जो है 2p के बराबर आ जाएगा। फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, p मतलब फाइंड करना होगा आपको। वही सेम यहाँ पर चीज यूज की है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम लगाया, बस साइन का फर्क आया है, और आपके पास जो आंसर आएगा वो 30 सेंटीमीटर आएगा। आप खुद समझ सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कलर ऑफ लाइट को हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, ये लाइट को डिटरमाइन करने के लिए वेवलेंथ का यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपके पास प्रिज्म दिखाया है कि जब प्रिज्म से लाइट पास होती है, जब वो डिस्पर्शन होती है उसकी, तो हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स आते हैं, सही है, जिसको हम लोग विबगोर कहते हैं, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इनको याद करने का जो आसान तरीका विबगोर होता है, ठीक है, उससे हम याद कर लेते हैं इनको। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन जो है वेवलेंथ आएगा। लेकिन आपसे ना यहाँ पर 2 एमसीक्यूज और पूछे जा सकते हैं कि किस तरह, क्या शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है, कौन से कलर होता है उसका, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा कलर होता है, उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, सही है। यहाँ पर देखिए वॉयलेट जो कलर है ना आपके पास, इसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ये इसकी वैल्यू है, लेकिन आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि इतनी रेंज के अंदर वैल्यू इसकी होगी। और रेड जो है ना उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, और इसकी जो वैल्यू है वो ये होती है वेवलेंथ की ना। अब मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हम अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आते हैं, ठीक है, तो आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए आपके पास रेड की जो वैल्यू है ना वेवलेंथ की, वो सबसे ज्यादा हाई है, और वॉयलेट की सबसे ज्यादा कम है। तो उसका मतलब ये है कि जब आप अपवर्ड से डाउनवर्ड आएंगे तो आपकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, लेकिन अगर आप डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएंगे ना तो आपकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, मैंने आपको यहाँ पर ये भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किसके ऊपर कंसिस्ट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है 2 डायोड 1 जंक्शन, 1 डायोड 2 जंक्शन, तो 2 जंक्शन, इसका जो आंसर है वो 2 जंक्शन है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि पीएन जंक्शन के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, और इसके अंदर हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, इमिटर, कलेक्टर। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 3 कंपोनेंट भी होते हैं, इसको हम टर्मिनल भी बोल रहे होते हैं, बेस होता है, इमिटर होता है और कलेक्टर होता है, और ये पीएन जंक्शन होते हैं हमारे पास। तो इसकी वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो 2 जंक्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। यह हमारा एमसीक्यू है, फिजिकल क्वांटिटी टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी इज डैश, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, टॉर्क, ठीक है। फोर्स क्या होती है, किसी भी बॉडी की मोशन को स्टॉप करना है या रिड्यूस करना है, या किसी भी बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस करनी है, उसको हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। मैं देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, अगर ये यहाँ पर एक चीज की डेफिनेशन पूछी गई है ना, तो उसका मतलब ये है कि आप ये यहाँ पर चारों की पूछ सकते हैं, तो आपको सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, मोमेंटम की डेफिनेशन डिस्कस कर ली। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, यहाँ पर 3 डेफिनेशन डिस्कस हो गई। टॉर्क क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी दैट टेंड टू रोटेट अ बॉडी, बॉडी को रोटेट करना, वो हम कहते हैं उसको टॉर्क, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो हमारी बॉडी के अंदर रोटेट करे उसको, तो उसको हम कहेंगे टॉर्क कहेंगे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर टॉर्क है। जो बाकी के जो एमसीक्यू है हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें लास्ट में बताएं, ताकि हम उसको, अगर आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें, तो हम उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।